हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी लाइट रिएक्शन में डिफरेंट स्टेप की स्टडी कर रहे थे। पिछले स्टेप में हमने स्टडी किया कि किस तरीके से लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, क्लियर, और किस तरीके से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखने को मिलता है। प्लस हमने ये बात भी समझी कि आखिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किस तरीके से होता है, कहाँ होता है, कौन सी उसमें मेटल्स का यूज किया जाता है और किस तरीके से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, कितने वाटर के मॉलिक्यूल इसमें उपयोग किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी हम लोगों ने अभी की है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन में मतलब होता है, फोटो का मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी फॉर्मेशन। तो लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का निर्माण फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से जाना जाता है। ओके, अब वो कैसे होगा, कहाँ होगा, इस बात को हमें समझना है। ये बात अलग है कि केमियोस्मोटिक थ्योरी, रसोपरासरण सिद्धांत के जरिए हम एटीपी निर्माण के प्रोसेस को समझेंगे, लेकिन यहां पर भी उसकी एक्सप्लेनेशन जरूरी है, क्लियर। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होती है या चलती है। समझो, जैसे मान के चलो मैं आपको इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। पहले डायग्रामेटिक, उसके बाद हम डिफरेंट तरीके से इसको स्टडी करेंगे। ये आपके लिए है PS सेकेंड। क्या है ये? PS सेकेंड। इसकी जो वेवलेंथ क्षमता है वो है 680 nm, क्लियर। 680 nm ये PS सेकेंड, फोटो सिस्टम सेकेंड है। अब यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ सनलाइट है। कौन है? ये है सनलाइट, और ये किस फॉर्म में है? विबग्योर। किस फॉर्म में आ रही है? ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, और ये विबग्योर पहुंच रहा है इस जगह, ठीक है। इसमें डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, और डिफरेंट पिगमेंट्स विबग्योर को एब्जॉर्ब करेंगे। जब ये विबग्योर एब्जॉर्ब करेगा तो हम यहाँ से ऐसे दो इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट लेके चलते हैं अपन, ठीक है। ये जैसे ही यहाँ पर लाइट पहुँचेगी तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, ये रिलीज होंगे, ठीक है। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन को आपको इंसर्ट करना होगा। अगर आप 4 का कंसेप्ट लेके चलते हो तो फिर कहानी थोड़ी सी अलग टाइप की हो जाएगी। आप कंसेप्ट 2 के साथ ही लेके चलो, क्योंकि हमने ETS में भी 2 की ही बात करी थी। हालांकि NCERT ने तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आपको दिया है। तो ये सबसे पहले पहुंचेगा क्वाइनोन के पास। इसको फियोफाइटिन भी कहते हैं, या फिर फियोफाइटिन। ये इसके पास पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से हैं, बात तो ये है ना। तो वो है कहानी ये कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज हुए, ठीक है। अब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किसकी उपस्थिति में? Mn++ एंड Cl-। इसकी प्रेजेंस में ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल PS सेकेंड पर ब्रेक हो रहे हैं,
है ना, ये अपन कई बार पढ़ चुके हैं, अब आपको समझ में आना ही चाहिए। क्लियर। अब यहां से ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं इसके पास, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ से क्या रिलीज हुए थे, यहाँ से रिलीज हुए थे एक तो O2 और एक रिलीज हुआ था क्या, 4 प्रोटॉन। क्या रिलीज हुए हैं, 4 प्रोटॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एंड 4 प्रोटॉन्स इन पानी के 2 मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से यहाँ प्रोड्यूस हुए। इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आपको लेके आगे चल रहे, और आप 4 का भी ले सकते हो, 4 का लेके जाओगे तो फिर 2 NaDH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, 2 को ले चलोगे तो एक NaDH2 मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो जाएगा। फियोफाइटन, क्वाइनॉन के पास ये पहुंचता है, क्वाइनॉन से ये जाता है PQ के पास। PQ का फुल फॉर्म है प्लास्टो क्वाइनॉन, क्या, प्लास्टो क्वाइनॉन, ठीक है, ये PQ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटो B6, किसके पास, साइटो B6, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके साइटो F के पास, ठीक है, ये साइटोक्रोम F है, साइटो का मतलब होता है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम F के पास ये इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, यानी कि हम 2 इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, ये आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये पहुंच गया कहाँ, ये आपका पहुंच गया PC के पास। PC का मतलब होगा क्या, PC का मतलब है प्लास्टोसाइनिन, क्या, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है, ये प्लास्टोसाइनिन। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे आपके PS फर्स्ट के पास, तो ये है PS फर्स्ट, क्या है, दिस इज PS फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट है, इसकी जो वेवलेंथ क्षमता है वो 700 nm की है, ये 700 nm की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ये PS फर्स्ट है। ये इलेक्ट्रॉन जो आपके चले जा रहे थे, अल्टीमेटली इनकी जब एनर्जी रिलीज होती है तो आप केमिस्ट्री की भाषा में जानते हो कि जब अपर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कब जाता है, जब उसे हाई एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो अपर ऑर्बिट में चला जाएगा, और जैसे जैसे उसकी एनर्जी लॉस होगी तो फिर वो डाउन हिल मतलब टुवर्ड्स द लोअर सरफेस मूव करता है। तो इस तरीके से डाउन हिल मूवमेंट आपके इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहीं ना कहीं FeS के पास, फेरस सल्फर रिड्यूसिंग सब्सटेंस बोला जाता है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे पहुंचे हैं ये भी आप समझ लीजिए, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली विबग्योर आपको ये जो लाइट है, ये लाइट आपने यहाँ प्रोवाइड की है, क्या, इस जगह भी लाइट आपके द्वारा यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इसको जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पर भी पूरा विबग्योर इससे प्रोवाइड किया जा रहा है, और यहाँ पर भी चूँकि डिफरेंट आपके ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा विबग्योर की जो एनर्जी है वो अल्टीमेटली आपका PS सेकंड भी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जैसे ही PS सेकंड एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट में जंप करेंगे, अपर ऑर्बिट में जंप करा तो FeS ने इसे रिसीव कर लिया, ठीक है, इसे थोड़ा अपर साइड में लिख सकते हैं AFES,
इसने इसको रिसीव किया है ये, अब यहाँ से ये जाएगा FD के पास, फेरिडॉक्सिन, ठीक है। फेरिडॉक्सिन पर ये इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फेरिडॉक्सिन पर आ चुके हैं। अब यहाँ FMN का भी कंसेप्ट है, ये भी सब रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस माने जाते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, ठीक है। अब अगर यहाँ 4 प्रोटॉन का कंसेप्ट लेके चल रहे हो तो फिर आपको 2 NADH2 बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको 2 प्रोटॉन्स का कंसेप्ट लेना पड़ेगा। क्लियर? तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर ये प्रोटॉन लाए जाएंगे, क्या ये प्रोटॉन यहाँ से इस जगह पहुँचते हैं, ठीक है। यही प्रोटॉन यहाँ यूज होंगे। सपोज ये 2 प्रोटॉन आपने लिए और 2 इसके क्या हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन क्या बन गया, 2H। अब 2H से रिएक्शन कौन करेगा, Na, कौन करेगा, NADH, NADH ये आके इससे रिएक्शन कर जाएंगे। अब जब इससे रिएक्शन करेंगे तो यहाँ कौन बनेगा, NADP, ठीक है। ये NADP रिएक्शन करेगा ये, अब ये DPH2 बन जाएगा। इसे कहेंगे रिड्यूसिंग सब्सटेंस। क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग सब्सटेंस। तो ये NADPH2 का फॉर्मेशन होगा। NADP यहाँ पर आके एसोसिएट होंगे ये 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2H, तो NADPH2 ये ये जाएगा कहाँ, डार्क रिएक्शन। कहाँ जाएगा, डार्क रिएक्शन, ये डार्क रिएक्शन में एंटर हो जाएगा। क्लियर? तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, वाटर। इलेक्ट्रॉन दाता ये कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन दाता, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन दाता हो गया और ये कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन ग्राही। कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन ग्राही ए, इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। NADPH2 ने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है और वाटर ने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से सप्लाई दी है। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए कि इसे हम Z स्कीम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, Z स्कीम। Z स्कीम, Z स्कीम क्यों कह रहे हो, Z स्कीम कहने के पीछे वजह क्या है, आप देखिए ये एक Z शेप स्ट्रक्चर बना रहा है। देखो संरचना के बेसिस पर ये लेटा हुआ Z बन रहा है। अब ये किसके बेसिस पर बनना है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल स्केल, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल स्केल के बेसिस पर, या इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट स्केल के बेसिस पर, या आप कह सकते हो रेडॉक्स प्रोसेस के बेसिस पर। यहाँ पर जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ग्राही कंपोनेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल स्केल के बेसिस पर इस तरीके से अरेंज होते हैं कि ये एक Z की आकृति में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब Z की आकृति में कन्वर्ट होने से ही हम इसे Z स्कीम के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो इस साइड, ये जो मूवमेंट है इसे हम कहेंगे अप हिल मूवमेंट। कैसा, ये अप हिल मूवमेंट है, मूवमेंट, ठीक है। ये अप हिल हो गया ऊपर की तरफ। यहाँ से जो मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का हो रहा है वो कैसा है, डाउन हिल। कैसा है, डाउन हिल इस साइड। और यहाँ से जो मूवमेंट आपका फिर चल रहा है वो फिर से अप हिल मूवमेंट है, ये इस साइड, ठीक है, इस साइड। और इस जगह पर फिर ये इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हुआ है वो है डाउन हिल। कैसा मूवमेंट है, डाउन हिल मूवमेंट।
तो अपहिल, डाउनहिल, अपहिल देन डाउन। तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रोसेस कहलाती है आपकी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब होता क्या है कि नंबर 1 तो आपको ये जेड स्कीम का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि आखिर हम इसे जेड स्कीम क्यों कह रहे हैं। ये प्रोसेस कौन सी है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब इसे हम नॉन साइक्लिक क्यों कहें? नॉन साइक्लिक का मतलब क्या होता है? साइक्लिक का मतलब क्या होता है? साइक्लिक का मतलब होता है कि जिस पॉइंट से आप चले हो उसी पॉइंट पर आप अगर आ जाते हो तो वो साइक्लिक फॉर्म हो गया। लेकिन आपने चलना किसी और पॉइंट से स्टार्ट किया है और आप रुक किसी और जगह पर गए हो तो वो साइक्लिक फॉर्म नहीं कहलाएगा। ये नॉन साइक्लिक क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है? वाटर से, और दोबारा इलेक्ट्रॉन वाटर के पास नहीं पहुंच रहा। यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और ये Z एक मार्क के जरिए, Z स्कीम के जरिए फाइनली इलेक्ट्रॉन पहुंचा है NADPH2 के पास। NADPH2 के पास पहुंचा है मींस यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, इलेक्ट्रॉन का जो साइक्लिक फॉर्म हुआ है वो नॉन साइक्लिक। यहां पर इलेक्ट्रॉन जो डोनर है वहां पर वापस नहीं पहुंचा है और इसीलिए हम कहेंगे नॉन साइक्लिक। अब होता क्या है कि इस प्रोसेस से यहां इलेक्ट्रॉन का ETS चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मतलब याद करो ETS में, अब ये सेगमेंट पूरा समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इसे समझने के लिए एक बार फिर से आप ETS का सहारा ले सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से लेकर कॉम्प्लेक्स फोर्थ तक याद करो, वहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चला था और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चला था तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, यहां से प्रोटॉन की पंपिंग की गई थी और उसी प्रोटॉन की पंपिंग के बेसिस पर ATP के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया गया था। इज दैट क्लियर? ये चीज तो यहां पर भी वही हो रहा है। यहां पर भी ये जो सारी की सारी प्रोसेस है, एक्चुअली ये प्रोसेस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में कंप्लीट हो रहा है। कहां हो रहा है? थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। कहां कंप्लीट हो रहा है? थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। इसे हम केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो ये संपूर्ण जो प्रोसेस चल रही है ये एक्चुअली चल रही है थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। यहाँ जो पूरी का पूरा स्टेप अपन देख रहे हैं, ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है ये कंप्लीट हो रही है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। कहाँ? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, इस सारी की सारी प्रोसेस उसी में चल रही है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये कंप्लीट हो रहा है। और उस वजह से क्या होता है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बढ़ाया जाता है, मेंटेन किया जाता है। और प्रोटॉन जब ग्रेडियंट थैलाकॉइड के ल्यूमेन भाग में बढ़ जाएगा तब जाके ATP निर्माण की प्रोसेस कंप्लीट होगी। ठीक है, तो वैसे तो NCERT ने ये बता दिया है कि ये जो साइटोक्रोम है यहीं पर ATP का निर्माण हो रहा है अकॉर्डिंग टू NCERT। लेकिन इस बात से बच्चों में और कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ ATP कैसे बन सकते हैं। तो एक्चुअली ATP बनने के लिए तो 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक मेम्ब्रेन, दूसरा प्रोटॉन पंपिंग, तीसरा प्रोटॉन ग्रेडियंट और फिर चौथा होता है ATP सिंथेज। ATP सिंथेज जहाँ पर कि कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है और उस कॉन्फॉर्मेशनल चेंज के बेसिस पर ही ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई। ये नॉन साइक्लिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नॉन साइक्लिक फॉर्म में मूवमेंट कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रॉन कैरियर कंपोनेंट हैं वो एक Z की आकृति में व्यवस्थित होते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए हम इसे Z स्कीम कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ETS चल रहा है और इस वजह से यहाँ पर ATP का निर्माण होगा
और इसी प्रोसेस के बेसिस पर हम इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फोटो क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट भी है, इन दोनों पॉइंट पर यहाँ लाइट की प्रेजेंस है, और लाइट की प्रेजेंस होने के नाते ये कहा जा रहा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। अब एक बार फिर से इसको रिवाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू मी फोटोसिंथेसिस में। तो सबसे पहली प्रोसेस होती है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। ये कहाँ कंप्लीट हो रही है? पीएस सेकेंड के ऊपर। पीएस सेकेंड पर ये पानी के ब्रेकडाउन से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ रहा है, यहाँ से ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? इसका फर्दर कोई यूज नहीं है, ये चला जाएगा एटमॉस्फियर। कहाँ चला जाएगा? वायुमंडल। ये वायुमंडल में यहीं से रिलीज हो जाएगा, तभी तो कहते हैं प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते। तो यहाँ से ये चला गया, इनका यूज हुआ है, प्रोटॉन का भी यूज हुआ है और इलेक्ट्रॉन का भी यूज हुआ है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट लेके चलते हो तो फिर यहाँ 2 NaDH2 कर दो, चल जाएगा, तो 2 NaDH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन के नंबर में कंफ्यूजन आप मत करना। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, ये लाइट पहुंचती है, लाइट पहुंचेगी तो इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट में जंप होंगे, अप हिल मूवमेंट करेंगे। क्वाइनॉन को या दूसरा कंपोनेंट फियोफाइटिन भी कुछ किताबों में लिखा गया है। क्वाइनॉन, क्यू का मतलब होता है क्वाइनॉन, तो यहाँ रिसीव होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फर्दर PQ प्लास्टोक्वाइनॉन का NCERT भी जिक्र करती है। प्लास्टोक्वाइनॉन में ये पहुँचेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B पर पहुँचेगा, साइटोक्रोम F पर पहुँचेगा, ठीक है, और साइटोक्रोम F के बाद में PC में पहुँचेगा, PC से फिर इलेक्ट्रॉन PS6। अब देखो यहाँ ये डाउन हिल क्यों कर रहा है? क्योंकि डाउन हिल में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस हो रही है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुँचेंगे, वैसे ही यहाँ पर फिर सोलर एनर्जी सिस्टम के जरिए एब्जॉर्ब करी जाएगी, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट में जंप कर जाएंगे, AFES में इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे, वहाँ से फेरिडॉक्सिन में पहुँचेंगे, और फिर इस तरीके से इनमें हमें Z के फॉर्म में मूवमेंट नजर आएगा। अब मैं आपके लिए काम और कर देता हूँ, इस जगह मैं इनके कुछ फुल फॉर्म लिख देता हूँ कि इनका क्या मतलब है। जैसे मैंने आपको प्लास्टोक्वाइनिन का फुल फॉर्म लिख दिया, प्लास्टोसाइनिन का लिख दिया। याद रखना प्लास्टोसाइनिन में कॉपर प्रेजेंस होता है। किसकी प्रेजेंस होती है? कॉपर मॉलिक्यूल प्रेजेंस होता है। अब आपके कुछ और हो सकते हैं, जैसे साइटो का मतलब क्या है? तो साइटो का मतलब होता है साइटोक्रोम। क्या होता है? साइटोक्रोम है ये, ठीक है, साइटोक्रोम। याद करो क्लोरोप्लास्ट में भी मैंने आपको कहा था साइटो B6 एंड साइटो F इसमें पाए जाते हैं। और किसका फुल फॉर्म आपको समझ में आना चाहिए? एक FD का फुल फॉर्म है फेरिडॉक्सिन। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, समझने लायक हैं। ये फेरिडॉक्सिन है। फेरिडॉक्सिन का जिक्र NCERT ने मिनरल वाले हिस्से में भी किया था। इसमें आयरन की प्रेजेंस होती है। किसकी प्रेजेंस होती है? फेरिडॉक्सिन में आयरन मौजूद होता है। अब आपके लिए फुल फॉर्म की ज़रूरत है PS फर्स्ट। तो ये आप जानते हो, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये बात है, इसे हम कहेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इज दैट क्लियर? ये बात हो ओके। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, जिससे आपको लंबे समय तक चीज़ों को याद रखने में आसानी हो, ठीक है। कुछ शॉर्ट स्मॉल पॉइंट्स, यानी कि कुछ खास पॉइंट्स आपको दे देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट नोट्स बन जाएंगे आपके, और जिससे
आप लंबे समय तक इन्हें याद रख सकते हो। क्लियर? तो मुझे ये थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। नॉन साइक्लिक, ठीक है। इस प्रक्रिया में पीएस फर्स्ट तथा पीएस सेकेंड दोनों भाग लेते हैं। यह प्रक्रिया कहाँ होती है? यह थाइलेकॉइड की झिल्ली में संपन्न होते हैं। थाइलेकॉइड की झिल्ली में संपन्न होती है। कहाँ होती है? थाइलेकॉइड की झिल्ली में संपन्न होती है। क्लियर? तो सबसे पहली बात, ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में हो रही है। अच्छा, दूसरी बात, इसमें इलेक्ट्रॉन दाता जल होता है जबकि अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? NADPH2। देखो, NADPH2 को ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, है ना? कैसे? NADPH+H पॉजिटिव। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वही होता है। तो NADPH2 होता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? NADPH2। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? H2। ठीक है, आगे इसमें इलेक्ट्रॉन अचक्रीय मार्ग में अभिगमन करते हैं। अतः अचक्रीय प्रकाश
फॉस्फोरिलीकरण कहलाता है। अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहलाता है। क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का भी निर्माण NADPH2 तथा O2 के साथ साथ होता है ना। इसमें 3 प्रोडक्ट बने, एक तो बना है आपका ATP, एक बना है NADPH2 और एक बना है ऑक्सीजन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन अचक्रीय फॉर्म में जा रहा है। अच्छा, एक चीज और, इस Z स्कीम किसे कहते हैं? Z स्कीम विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन वाहक रसायन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल स्केल के आधार पर Z आकृति में व्यवस्थित होते हैं। अतः Z स्कीम कहलाते जिसमें इलेक्ट्रॉन रेडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रिया से अपहिल एवं डाउनहिल रूप में अभिगमन करते हैं। ठीक है, अपहिल डाउनहिल मूवमेंट में ये अभिगमन दर्शाते हैं और इस वजह से हम इसे Z स्कीम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? ये कभी भी इंटरग्रेनुलर लैमेली में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसी परिस्थिति में फिर क्या होता है कि वहाँ आपको PS सेकंड की भी ज़रूरत पड़ेगी और PS सेकंड इंटरग्रेनुलर लैमेली में एब्सेंट होता है। तो वहाँ इंटरग्रेनुलर लैमेली में अगर कोई फॉस्फोराइलेशन होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ होगा आपका चक्रीय। कौन सा होगा? चक्रीय। तो चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको उसी जगह नज़र आएगा। क्लियर ये चीज़? अब हम यहाँ पर चक्रीय और अचक्रीय दोनों की बात भी कर लेते हैं कि आखिर चक्रीय क्या है और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण
क्या है। इसमें एक्चुअली एक चक्र के अंतर्गत 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है ना, तो ऐसे याद रखना। चलो हम डिफरेंस भी आपको लिखेंगे, उसमें आपको लिखना। अब हम आपको ले चलते हैं, मैं आपको केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी एक साथ समझाऊंगा। तो अभी हम चक्रीय की भी बात कर लेते हैं, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। ये अगली हेडिंग है हमारी साइक्लिक। फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसे कहेंगे हम चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। फास्फोरिलीकरण, ऐसे चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। अब ये क्या है जरा समझिए। इसी डायग्राम में हम आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। देखो यहां से क्या हो रहा है, पीएस इसमें ये जो चक्रीय है, नंबर 1 इसके शब्द में ही छुपा हुआ है, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना है वो साइक्लिक फॉर्म में होना है। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये है आपकी सनलाइट, ठीक है, दिस इज सनलाइट, ठीक है। अब ये विबग्योर के फॉर्म में नीचे की तरफ आएगा, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर के फॉर्म में ये इस पर पहुंचने जा रहा है ऐसे। ये जब विबग्योर पहुंचेगा, ठीक है जी, तो यहाँ ये विबग्योर इस पर गिरेगा, इस पर गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट में जाएगा। अपर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ कौन था, यहाँ था FD, कौन था, फेरिडॉक्सिन, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा साइटो B6 के पास, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, साइटो F के पास। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, PC के पास। PC से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस दोबारा PS फर्स्ट के पास। तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, फिर से इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस PS फर्स्ट के पास पहुंच जाते हैं। अब आप देख सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर भी PS फर्स्ट है और फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर भी PS फर्स्ट है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है
वो हमें साइक्लिक फॉर्म में नज़र आ रहा है। किस फॉर्म में नज़र आ रहा है? साइक्लिक फॉर्म में। और इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कहीं ना कहीं ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और इस जगह कहा जाता है कि ये ATP का निर्माण हो जाता है। क्या? ADP प्लस PI, हालांकि ATPase ही करेगा, ATP का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो ये फोटो फॉस्फोराइलेशन मतलब ATP का फॉर्मेशन भी हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इसमें किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो एक्चुअली साइक्लिक फॉर्म में हमें नजर आ रहा है। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाएगा। क्लियर? अब हम इसे समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो कह सकते हैं इसमें सिर्फ PS फर्स्ट भाग लेता है। इसमें सिर्फ PS फर्स्ट भाग लेता है। इलेक्ट्रॉन दाता तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही दोनों रूपों में PS फर्स्ट ही कार्य करता है। वो ग्राही भी है और वो डोनर भी है। क्लियर? ये इसमें इलेक्ट्रॉन चक्रीय मार्ग में अभिगमन करता है तथा एक चक्र प्रकाश की उपस्थिति में एक ATP का निर्माण करता है। अतः साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें PS सेकेंड भाग नहीं लेता है, नहीं
लेता है। पीएस सेकंड का इसमें कोई रोल नहीं है, पीएस सेकंड भाग नहीं लेता है। अतः जल का प्रकाशीय अपघटन भी नहीं होता है। इसमें O2 तथा NaDPH2 निर्मित नहीं होते, निर्मित नहीं होते हैं। क्लियर? इसमें ना तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन होगा और ना ही NaDH2 का प्रोडक्शन होगा। आपका नॉन साइक्लिक कहीं ना कहीं 2 एटीपी का फॉर्मेशन करता है एक चक्र, और 1 एटीपी का निर्माण एक चक्र में इसके जरिए होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक सर्किट बनना। जस्ट यहाँ पर लाइट आती है, इलेक्ट्रॉन जंप होता है, वापस पहुँच जाता है। तो ETS तो इसमें भी चल रहा है, तो इस बेसिस पर इसमें भी प्रोटॉन ग्रेडियंट इंटरग्रेनम लैम्बली में चल सकता है। तो अच्छा, अब ये कहाँ कहाँ हो सकता है? यह ग्रेना के साथ साथ अंतर ग्रेनम लैमेली, अंतरग्रेनम लैमेली भाग में भी संपन्न होता है। ठीक है, दोनों में ही ये कंप्लीट हो सकता है, इंटरग्रेनम लैमेली तथा ग्रेना, क्योंकि ग्रेना में भी पीएस फर्स्ट है और इंटरग्रेनम लैमेली में भी ये पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम आपको 2 डिफरेंसेस बताते हैं पहले, फिर हम आपको ले चलेंगे केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में। ठीक है, इसमें पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड का डिफरेंस और साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का डिफरेंस। क्लियर? आप अभी अभी दोनों को समझे हो तो आप दोनों को भली भांति अच्छे से समझ पाओ। क्लियर? तो अब हम डिफरेंसेस पढ़ने जाएंगे कि आखिर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस क्या है, जिससे होगा ये कि आप एक छोटे ही नोट में सारी इंफॉर्मेशन एक साथ दोबारा से पढ़ सकते हो। तो डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं।
हिंदी में लिखते हैं, चक्रीय तथा अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण का तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन। अब हम देखें, एक साइड में साइक्लिक और दूसरी साइड में नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक इसमें इलेक्ट्रॉन चक्रीय मार्ग में अभिगमन करता है। ठीक है, अचक्रीय मार्ग में इलेक्ट्रॉन अभिगमन होता है। क्लियर? होता है। इसमें पीएस फर्स्ट भाग लेता है। पीएस फर्स्ट ही भाग लेगा। इसमें पीएस फर्स्ट तथा पीएस सेकेंड दोनों भाग लेते हैं। ओके, इसमें सिर्फ एटीपी बनते हैं। इसमें सिर्फ एटीपी बनते हैं। और इसमें क्या होगा? इसमें एटीपी NADPH2 तथा O2 बनते हैं। ठीक है, इसे हम अपचायक कारक भी कहते हैं। अपचायक कारक, रिड्यूसिंग सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है, ओके। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर तथा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पीएस फर्स्ट होता है। पीएस फर्स्ट है। इसमें इलेक्ट्रॉन दाता कौन है? H2।
तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? NaDPH2 होता है या है। ठीक है, ये बात हो गई। यह कहाँ होना चाहिए? यह इंटरग्रेनम लैमेली में हो सकता है। ठीक है, इंटरग्रेनम लैमेली में अनुपस्थित। इंटरग्रेनम लैमेली में कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अल्टीमेटली इसे पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड दोनों की ज़रूरत है, और जो इंटरग्रेनम लैमेली होता है उसमें आपका पीएस सेकंड कभी भी नहीं पाया जाता, और इस वजह से वहाँ पर ये प्रोसेस हमें देखने को नहीं मिलती। क्लियर ये चीज़? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। इसमें पीएस फर्स्ट में सिर्फ एक ही तरंग दैर्घ्य की ज़रूरत होती है, जबकि नॉन साइक्लिक में आपको 2 तरंग दैर्घ्य की आवश्यकता होती है। ऐसे भी बात कर सकते हैं, है ना। चलो एक पॉइंट और बना लेते हैं। इसमें सिर्फ 700 nm सक्रियता के लिए उपयुक्त है। इसमें 700 nm तथा 680 nm की आवश्यकता फोटो सिस्टम की सक्रियता के लिए होती है। इसमें आपको दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें आपको एक की ही ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर? तो ये चीज़ इस साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का ये डिफरेंस है, या कंपैरेटिव आप स्टडी इसे मान सकते हो। क्लियर? इसके बाद जो कहानी होती है वो अल्टीमेटली सेगमेंट है कि पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड में डिफरेंस क्या होता है ना। तो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड के डिफरेंस पर भी हम बात कर सकते हैं। क्लियर? ये चीज़ ऐसे। अब हम लोग नेक्स्ट
लेक्चर में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम अगले लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं रसोपरासरण सिद्धांत। आप रसोपरासरण सिद्धांत में उसके अ ब स हिंदी में, इंग्लिश में ABC 3 पॉइंट हैं, उन पॉइंट को एक बार ठीक से पढ़ो। समझ में एकदम से नहीं आएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसे एक बार रीड करो, और जब आप रीड कर लोगे तब हम आपको इन्हें समझाएंगे। समझाने के बाद आप फिर से एक बार NCERT को रीड करना, तभी ये बातें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। क्लियर? एक और चीज़, रसोपरासरण सिद्धांत एक पीटर मिचेल साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने ATP फॉर्मेशन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए दिया था। तो ATP फॉर्मेशन दोनों में होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसीलिए ETS का भी यहाँ कंसेप्ट है, और यहाँ कंसेप्ट आपका फोटोसिंथेसिस का भी है। तो दोनों का ये एक कंबाइंड फॉर्म है, तो हमें दोनों चीज़ें अच्छे से आना चाहिए। ETS आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो इसे समझने में बहुत आसानी होगी, और अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो फिर इसे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस करोगे। तो मैं जो कह रहा हूँ उसे आप एक बार रॉ मटेरियल के फॉर्म में पहले कंप्लीट करो, ETS को एक बार दोबारा से दिमाग में रिवाइंड करो, प्लस यहाँ पर केमियोस्मोटिक थ्योरी में ABC 3 पॉइंट दिए गए हैं, उन्हें ज़रा ठीक से पढ़ो। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ उनके बारे में। A और B जो पॉइंट हैं वो प्रोटॉन ग्रेडियंट को थैलाकॉइड के ल्यूमेन में बढ़ाने का काम करते हैं, मतलब प्रोटॉन आयन कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। और जो C पॉइंट है वो स्ट्रोमा रीजन में प्रोटॉन के कंसंट्रेशन को कम करने का काम करता है। तो आप इस दोनों पॉइंट को दिमाग में रखते हुए उन तीनों को पढ़िए ABC, तब आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर? हम विथ डायग्राम आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।